नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम ये वीडियो आपने हो सकता है इस टाइप की वीडियो पहले बहुत कई बार देखे हों, पर इसमें थोड़ा हम डिटेल में चलेंगे। और अगर आप गणित सच में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। और इससे ऐसा व्यक्ति भी गणित सीख सकता है जिसने बहुत सालों से गणित ना पढ़ी हो या बिल्कुल बहुत समय से गणित से दूर रहा हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार आप लोग कहेंगे ये तो लगभग सभी को आते हैं और बहुत कॉमन चीज़ है, पर फिर भी इसको समझना एक बार और बहुत अच्छे से समझना बहुत आवश्यक होता है। जैसे संख्याओं से हमारा बहुत पुराना संबंध है और गणितज्ञ ने कहा था कि दुनिया संख्याओं में ही लिखी गई है। संख्याओं का अध्ययन बहुत विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसके बाद वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, भाज्य अभाज्य, ये सभी चीज़ें क्या हैं। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले समझें आम गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं। अब आम गणना में कौन सी संख्याएं प्रयोग होती हैं? देखिए, जैसे 1 है, 0 है, 2/3 है, √3/4 है। तो इस तरीके की सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। इस तरीके की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, क्या? किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, नेगेटिव नंबर हो, तो वैसी संख्या अवास्तविक कहलाती है, क्योंकि वैसा होना पॉसिबल नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, और अगर है तो वह संख्या अवास्तविक होगी। अब अवास्तविक संख्याएं कैसी हैं? जैसे √-1, √-4, √-3/4, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके अध्ययन में √-1 को क्या? √-1 को आई या आयोटा द्वारा लिखा जाता है। आई या आयोटा द्वारा लिखा जाता है। जो संख्याएं वास्तविक तथा अवास्तविक से मिलकर बनती हैं, जैसे 3 + √-4 वास्तविक और अवास्तविक से मिलकर बनती हैं, वो कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए हम सरल रेखा लेते हैं, जैसे नंबर लाइन कहा जाता है। नंबर लाइन कैसी होती है? इस तरीके की, जिसमें बीच में 0 होता है। इस साइड जो संख्याएं होती हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5। और इस साइड हम जब जाते हैं तो यहाँ पर सभी नंबर नेगेटिव होते हैं या ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या को कैसे लिखा जाता है ये आप जानते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 तरह की। कौन कौन सी? तो एक तो होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या,
और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसको ऐसे समझें आप। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। और अपरिमेय संख्याओं को क्या, अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या ये कह सकते हैं कि संख्या जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता। क्या है? वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता, जैसे √2, √3, √5, √7/11। इस तरीके की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अन्य संख्याएं जैसे 2.3, -3, 7/12, √4, 7/63, तो इस तरीके की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं, क्या, जिनसे हम गिनती करते हैं या काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं संख्याओं में अगर हम शून्य जोड़ दें, इन्हीं संख्याओं में अगर हम शून्य जोड़ दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। अगर इन संख्याओं में हम शून्य जोड़ दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। ठीक है। अब ये सभी संख्याएं भी P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ये संख्याएं भी P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं, यदि ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को मिला लिया जाए, अब इसी संख्याओं में माइनस वाले जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको भी ऐड कर लें, नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर लें, तो ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। क्या? पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे? सभी प्राकृत संख्याएं, क्या, सभी प्राकृत संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती है। सभी प्राकृत संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती हैं। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग है, पर ये बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है आपका समझना। ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है। और जो 1 के अलावा विभाजित होती हैं, क्या है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। क्या? 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, सिर्फ वो अभाज्य कहलाती है। जैसे 2 1 से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। 3 1 से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है। पर 4 है, 4 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है। मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो रहा, तो ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, डिविजिबल संख्या है। ठीक है। क्या है? भाज्य संख्या है और डिविजिबल संख्या भी है। अब हम बात करते हैं भिन्न संख्या P अपॉन Q के बारे में। इसको भिन्न भी कहते हैं। तो इसमें जो P है वो न्यूमरेटर कहलाता है। P न्यूमरेटर कहलाता है, जिसको हिंदी में अंश कहा जाता है। और Q हमारा डिनोमिनेटर, Q हमारा
डिनोमिनेटर कहलाता है, जिसको हिंदी में हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, यदि P Q से छोटा है, यदि P Q से मतलब ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी है, तो इसको उचित भिन्न कहते हैं। क्या? उचित भिन्न कहते हैं। अगर P की वैल्यू Q से कम है तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 7/12, 13/29, 14/26, 26/27, 30/50, ये सभी उचित भिन्न हैं। पर वहीं अगर हम बात करें कि P/Q में P बड़ा हो जाए, क्या? P/Q में P बड़ा हो जाए तो ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 13/7, 19/5, ठीक है, इस तरीके की भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। अब इनको हम कैसे सही कर सकते हैं? हम करेंगे डिवाइड। जैसे 13/7 को अगर हम डिवाइड करें, 7 एकम 7, यहाँ बचा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 6/7। क्या? 1 सही 6/7। इस तरीके की भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। इस तरीके की भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। इस तरीके की भिन्न क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और गो ऑन, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए आगे समझते हैं जातीय मान। क्या? जातीय मान क्या होता है? तो किसी अंक का अपना मान, किसी अंक का अपना मान या वह स्वयं अपना मान या वह स्वयं उस अंक का जातीय मान होता है। जैसे 7 का जातीय मान 7 ही है, ठीक है, 6 का जातीय मान 6 ही है। स्वयं अपना मान उसका जातीय मान कहलाता है। पर वहीं अगर हम बात करें स्थानीय मान की, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, तो अंक जिस स्थान पर होता है, जैसे 2303117 में 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, क्या? 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 2 के बाद जितने अंक हैं उतने हम शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 का स्थानीय मान है। 2 का स्थानीय मान कितना निकला? 2 लाख।
ठीक है, ये 2 का स्थानीय मान है। ठीक है, इस अंक में 1 का स्थानीय मान क्या है? 1 का स्थानीय मान है 10, क्योंकि 1 के बाद सिर्फ 1 अंक है। 3 के 2 स्थानीय मान है, एक तो 300 और एक है 30,000। तो ये कहलाते हैं जातीय मान या स्थानीय मान। अब जैसे आप देखें, यदि हम 1 को 3 से भाग देते हैं, 1 को 3 से भाग देने पर, 1 को 3 से भाग देने पर उत्तर कुछ ये प्राप्त होता है कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही। क्या हो रही? 3 की पुनरावृत्ति हो रही, 3 बार बार आ रहा है। 1 को 3 से भाग देने पर 3 हमारा बार बार आ रहा है। तो ऐसी संख्या को आवर्त संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को आवर्त संख्या कहते हैं और इसे 0.3 बार, क्या इसके ऊपर एक ऐसी छोटी लाइन खींचते हैं, बार करके लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम जब दशमलव के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर 2 संख्याओं के कोई भी गुणनखंड, क्या अगर 2 संख्याओं के, अगर 2 संख्याओं के कोई भी गुणनखंड, 2 संख्याओं के कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, क्या उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ नहीं हो, तो वह संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। यह हम पढ़ चुके हैं, वह संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इसमें सिर्फ एक ही ऐसा संख्या होती है जो कि कॉमन होती है। एक ही ऐसी संख्या होती है जो कि कॉमन होती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग की कुछ विधियां हैं। ठीक है, इन विधियों से, जैसे जोड़ क्या होता है, लिखा है 4 और 6। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, 4 और 6 जोड़ेंगे तो होगा 10। इसको जोड़ कहते हैं। और लिखा हो 6 4 माइनस 6 में से 4 गया 2, तो इसको बोलते हैं जोड़ और इसको कहते हैं घटाना। हमको कोई संख्या इस तरीके से दी जाए तो इसका पहाड़ा हम इतने बार पढ़ेंगे, 4 छंग 24, तो इसको कहते हैं गुणा। अब कोई संख्या ज़्यादा है, जब उसको बांटते हैं कुछ इस तरीके से, 4 पंचे 20, इसको कहते हैं भाग। और मुझे यकीन है ये चीज़ें आपसे बनती होंगी। जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत बचपन में ही सिखा दिया जाता है, तो ये चीज़ें आपसे बनती ही होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।